नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास विषय के दो प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास है और दूसरा प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व के इतिहास है। आधुनिक विश्व के इतिहास में हम 1500 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के विश्व के इतिहास का अध्ययन हम करेंगे। इस पेपर की शुरुआत का प्रथम चैप्टर पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण से इस पेपर की शुरुआत होती है। आज के इस टॉपिक में हम पुनर्जागरण के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। चूँकि पुनर्जागरण का टॉपिक बड़ा है, इसलिए हमने इसे कुछ भागों में विभाजित कर लिया है। प्रथम भाग के रूप में आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पुनर्जागरण क्या था और किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं पुनर्जागरण को। पुनर्जागरण क्या था? पुनर्जागरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस जागरण। यह हमें इस बात का संकेत देता है कि यह एक वैसी स्थिति थी जिसमें आदमी फिर से जाग गया है। अर्थात यह हमें तीन अवस्थाओं की जानकारी देता है। प्रथम अवस्था जिसमें चेतन या जागृत अवस्था है, और एक दूसरी अवस्था जिसमें वह जागृत अवस्था से सुषुप्त अवस्था में चला गया है, और तीसरी अवस्था वह है कि वो फिर से जागृत हो गया है। चूँकि वो फिर से जागृत हुआ है, उसमें जागरण पुनः हुआ है, इसलिए इसका नाम पुनर्जागरण किया गया। अब यहाँ पर विश्व के इतिहास के संदर्भ में इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? विश्व के इतिहास के अर्थ में पुनर्जागरण विशेष रूप से यूरोप के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ये माना जाता है कि प्राचीन यूरोप का समाज चेतन था, नवाचारी था। उसमें कला, साहित्य, विज्ञान में नए नए आविष्कार हुए, नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त थी। फिर एक ऐसा काल आया जिस काल के अंतर्गत धर्म का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया, और धर्म का आडंबर युक्त प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया, जिसे हम मध्य युग कहते हैं, कि आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता लगभग छीन ली गई, और एक ऐसी स्थिति में नवाचारों के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। अर्थात प्रथम स्थिति, प्राचीन यूरोप की स्थिति एक जागृत अवस्था की स्थिति थी। मध्ययुगीन यूरोप की स्थिति एक सुषुप्त और अंधकारमय युग की स्थिति थी। फिर 14वीं शताब्दी के आसपास कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ पैदा होने शुरू हुई, जिन्होंने फिर से मध्ययुगीन धार्मिक अंधकार युगीन समय से निकलकर नवाचारी युग का नवाचारी प्रयोग करने शुरू किए। और इसलिए ये कहा गया कि यूरोप फिर से जाग गया है। चूँकि इस प्रकार के नवाचारी प्रयोग करने वाले 14वीं शताब्दी के जो प्रयोग थे, उन्होंने प्रेरणा प्राचीन यूरोप से ली। इसलिए प्राचीन यूरोप से प्रेरणा लेकर फिर से चेतन अवस्था प्राप्त कर लेने के कारण इसे पुनः जागरण कहा गया। बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने शब्दों में पुनर्जागरण को समझने और समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए इतिहासकार फिशर ने इसे सांस्कृतिक नवजागरण कहा है। उसके अनुसार मानवतावादी आंदोलन का प्रारंभ, धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य एवं चित्रकला का नया रूप, व्यक्तित्ववादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
एवं छापेखाने का आविष्कार जैसी विशेषताओं को एक रूप में सांस्कृतिक नवजागरण कहते हैं। यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए कि फिशर ने इस नवजागरण या पुनर्जागरण को सांस्कृतिक नवजागरण कहा है। इसमें कोई युद्धों के द्वारा किसी दूसरी सभ्यता को या किसी देश को जीतने वाली चीज़ नहीं है। इसमें केवल सांस्कृतिक विकास को ये विकास को संकेत करता है। फिशर आगे कहते हैं, मानवतावादी आंदोलन का प्रारंभ अर्थात अब व्यक्ति धर्म के स्थान पर मानव के उत्कृष्ट के बारे में सोचने लग गया। धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण स्थापित हुआ। स्थापत्य एवं चित्रकला का नया रूप बना। तो इस प्रकार से फिशर इसे एक प्रकार का सांस्कृतिक नवजागरण कहते हैं। इसी प्रकार हेनरी एस लूकस ने मध्यकालीन विचारों में परिवर्तन को ही पुनर्जागरण माना है। जैसा कि हमने इसको परिचय में बताते हुए बताया है कि ये 3 अवस्थाओं को इंगित करता है: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। पुनर्जागरण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व करता है और धार्मिक जो जकड़न थी मध्यकालीन अवस्था को प्रतिबिंब करता है, और जो जागृत विकसित अवस्था थी वो प्राचीन यूरोप की अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। तो लुकस कहते हैं कि ये मध्यकालीन विचारों में परिवर्तन था। उनके अनुसार ये किसी सभ्यता का पुनर्जीवन नहीं था, अर्थात कोई सभ्यता थी वो किसी कारण से नष्ट हो गई हो और फिर से उसने अपना नया अस्तित्व स्थापित किया हो, ऐसा नहीं है। बल्कि यह है 1300 ईस्वी के बाद इटली में हुए सांस्कृतिक परिवर्तन थे जो 16वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व में यूरोप के अन्य देशों में फैल गए। तो स्पष्ट रूप से लूकस इसे एक सांस्कृतिक वैचारिक परिवर्तन मानते हैं। डेविस के अनुसार पुनर्जागरण मानव के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचारों को, जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े या बंदी बना दिए गए थे, व्यक्त करता है। तो फिर डेविस भी मोटे रूप में वही बात करते हैं जो लूकस करते हैं, यानी मध्य युग में धर्म के पालनकर्ता या धर्म के प्रतिष्ठा स्थापित करने का दायित्व जिन लोगों पर था, वो उन धर्माधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए समाज को धर्म भीरू बना दिया। नवाचारी विचार थे उन्होंने आने से रोक दिया और धर्म का इस प्रकार से वैभव स्थापित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति उनके बताए हुए बातों के अलावा अन्य बातों को सुनना ही पसंद नहीं करता था। उसमें जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन ही पुनर्जागरण है। चूँकि पुनर्जागरण इसे इसलिए कहते हैं कि ये प्राचीन यूरोप से प्रेरणा लेकर फिर से अपने आप को जागना मानते हैं, इसलिए इसे पुनर्जागरण कहा गया। इतिहासकार सिमोंड ने इसे एक आंदोलन कहा है। उसके अनुसार पुनर्जागरण एक आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। तो मोटे रूप में आप ये देख पा रहे होंगे स्लाइड में, ये जो प्रतिनिधि इतिहासकारों के विचार हमने यहाँ पर लिए हैं वो मोटे रूप में एक बताने का प्रयास करते हैं कि पुनर्जागरण एक प्रकार का सांस्कृतिक नवजागरण था, विचारों में परिवर्तन था, जिसने मध्य युगीन अंधकार युगीन जो धर्म का आडंबर था उसके स्थान पर नए विचारों को अपनाना प्रारंभ किया। तो एक सरल शब्दों में हम पुनर्जागरण का अर्थ किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हम इन सभी विद्वानों के विचारों को समझने, पुनर्जागरण को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि कोई पूछे कि पुनर्जागरण क्या था, तो हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुए बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को कहा जाता है, जिसमें प्राचीन यूरोप से प्रेरणा लेकर
आलोचनात्मक तथा अन्वेषणात्मक जैसी नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, जो कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में परिलक्षित हुई। ये अर्थ हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ये एक प्रकार का बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जो 14वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुआ, और उसमें कुछ नवीन प्रवृत्तियाँ आई जो अन्वेषणात्मक यानी खोजपरक थी और आलोचनात्मक थी। अर्थात जो बातें केवल हम इसलिए मान लिए कि किसी व्यक्ति विशेष ने कहा, नहीं, हमें उसे तर्क के ऊपर परख कर ही स्वीकार करना होगा। इन प्रवृत्तियों ने जन्म लिया और इनके परिणाम स्वरूप जो नवीनता आई वो हमें कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में दिखाई देती है। तो आशा है आप पुनर्जागरण के अर्थ को समझ पाए होंगे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का काल क्या था। सामान्य रूप से पुनर्जागरण का काल 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य को माना जाता है। अगर हम इन्हें वर्षों में लिखने का प्रयास करें तो 1350 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी के काल को पुनर्जागरण का काल माना जाता है। प्रारंभ कहाँ से हुआ पुनर्जागरण? पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप के इटली देश से हुई। 1300 ईस्वी के मध्य में, लगभग 1350 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है। कई बार विद्वानों के विमर्श का एक विषय यह हो जाता है कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, अन्य देशों में, अन्य यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण प्रारंभ क्यों नहीं हुआ। इटली में ऐसी क्या खासियत थी, वहाँ क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से पुनर्जागरण इटली में ही प्रारंभ हुआ। इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। इन कारणों का अध्ययन हम करने का यहाँ प्रयास करेंगे। पहला कारण था व्यापारिक समृद्धि। उस समय इटली में व्यापारिक समृद्धि बहुत अच्छी थी। इटली पूर्व और पश्चिम के मध्य की स्थली थी। अरब व्यापारी एशिया से जो सामग्री लेके आते थे, जो सामान लेके आते थे, वह सामान सबसे पहले इटली ही पहुंचता था और इटली में आने के बाद वो अन्य यूरोपीय देशों में जाता था। इस कारण इटली के विद्वानों ने बड़ी मात्रा में पैसा कमाया, धन कमाया। अब व्यापारिक समृद्धि किसी भी घटना के होने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात इस व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण को होने में किस प्रकार से सहायता की। पहला तो ये हुआ कि व्यापारिक समृद्धि होने के कारण इटली के अनेक शहरों का विकास हुआ, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई थी, तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने के कारण शहरों का विकास भी हुआ। मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि अनेक नगरों की स्थापना उस काल में हुई और इन नगरों में चूँकि बड़ी मात्रा में व्यापारी आते थे, बड़ी मात्रा में लेन देन होता था, इसलिए उन व्यापारियों की सुख सुविधाओं के लिए भी सुख सुविधाओं के स्थलों का भी निर्माण हुआ। उन व्यापारियों के मनोरंजन के लिए भी निर्माण हुआ। यही कारण था कि इटली के नगरों में सार्वजनिक नाट्यशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों आदि की स्थापना हुई, जिन्होंने अंधकारपूर्ण जीवन में एक नवीनता का प्रकाश डाला। व्यापारिक समृद्धि के कारण एक और महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि इटली में एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। वह व्यापारिक वर्ग इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया कि उसने सामंती व्यवस्था और पोप की धार्मिक व्यवस्था का परवाह करना एक प्रकार से बंद कर दिया। अर्थात वे वही चीज़ स्वीकार करते थे जो उनके व्यापार के लिए या उनके तर्क के
लिए अनुकूल होती थी। इसकी वजह से जो एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में परिवर्तन आना शुरू हुआ, क्योंकि इन लोगों ने नवीनता को भी अपने यहाँ आश्रय देना प्रारंभ कर दिया। एक और तीसरा कारण ये भी हुआ कि व्यापारिक वर्ग के बढ़ते जाने से इटली में धनाढ्य वर्ग जो था उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कार्य जिनमें उनको रुचि होती थी उनको प्रारंभ किया या उनको प्रश्रय दिया। बहुत सारे ऐसे व्यापारिक घराने हुए जिन्होंने कला को प्रश्रय दिया। उनकी चित्रकला में रुचि थी तो उन्होंने चित्रकारों को प्रश्रय दिया। अब चित्रकारों ने उनकी रुचि के हिसाब से चित्र बनाने प्रारंभ किए। इसी प्रकार कुछ ऐसे धनाढ्य लोग थे जिन्होंने साहित्य में रुचि रखने के कारण साहित्य को प्रश्रय दिया। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरेंस का कैसिमो मेडिसी परिवार ने अपने धन का उपयोग करते हुए लगभग 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्र किया और उसे अनुवादित भी करवाया। तो ये चीज़ें इस प्रकार की हुई कि पैसा आने के बाद उन्होंने अपने शौक पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में विद्वानों को आश्रय मिल दिया, कई सारी चीज़ें बनवाई। उससे भी नवीन विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। एक और दूसरा कारण था इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने का, वो ये था कि ये प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में रोमन सभ्यता एक उत्कृष्ट सभ्यता थी और उसके बाद वो नष्ट हो गई, उसका पतन हो गया। परंतु इटली के रोम शहर में इस प्राचीन सभ्यता के अनेक स्मारक स्थित थे और उन स्मारकों से लोग प्रेरणा लेते थे कि पहले हम कितने विकसित थे, कितने उन्नत थे और आज हम इस अवनति की स्थिति में पहुंच गए। तो उनके मन में एक विचार आता था कि एक ऐसा भी समय आएगा जब हम फिर से विकसित और उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जो स्मारक वगैरह थे वो स्मारक उन्हें निरंतर नवीनता की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। सामंतवाद का प्रभाव इटली में कम होना भी पुनर्जागरण के वहाँ प्रारंभ होने के पीछे एक बड़ा प्रेरक रहा। हम जानते हैं कि यूरोप में एक सामंतीय व्यवस्था थी जिसमें सामंतों का समाज के विभिन्न भागों में, समाज में हर प्रकार से सामंतों का प्रभाव था। परंतु सौभाग्य से इटली में सामंतवाद था वो इतना ज़्यादा प्रभावी और कठोर नहीं था। वहाँ एक इस प्रकार का वर्ग पैदा हुआ जिसने सेना में भी, व्यापार में भी अपना प्रभाव स्थापित किया और सामंतीय व्यवस्था को उन्होंने कमजोरी बनाए रखा। इसका परिणाम ये हुआ कि जब वहाँ पर नवीनता का आविष्कार शुरू हुआ तो उन लोगों ने उस नवीन व्यवस्थाओं को अपने यहाँ स्वीकारना प्रारंभ किया। तो एक रुकावट जो सामंतवाद अन्य देशों में पैदा कर रहा था वो रुकावट इटली में कम उन्हें महसूस हुई। इटली की भौगोलिक स्थिति की अनुकूलता भी पुनर्जागरण के होने में महत्वपूर्ण रही। जैसा कि हमने चर्चा की है, इटली पूर्व और पश्चिम के मिलन बिंदु पर था और पूर्व से होने वाला अधिकतर जो व्यापार था इटली से होकर ही गुजरता था। इस कारण से वह व्यापारियों के रूप में, विद्वानों के रूप में आवागमन के स्थल, प्रशय स्थल का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। और जब नए विचारों के लोग आते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, तो उन्हीं विचारों को, उन चीज़ों को प्राप्त करना, उनके अनुसार से अपने आप को ढालने का प्रयास लोग करते हैं। और यही कारण था कि इस
नए नए विचारों के लोगों का निरंतर वहाँ आगमन होता था। अरब व्यापारी आते थे, अनेक अन्य व्यापारी आते थे। तो उनकी सोच कैसे है, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उसका असर इटली के लोगों पर पड़ना स्वाभाविक था। तर्क और विज्ञान पर आधारित शिक्षा के विकास ने भी इटली में पुनर्जागरण होने के पीछे प्रेरक भूमिका निभाई। इटली में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो इस प्रकार की थी कि वो तर्क को ज़्यादा प्रभावी बनाती थी। तर्क का मतलब है कि कोई भी वस्तु को आप, कोई भी विचार को आप इस केवल इसलिए स्वीकार मत कीजिए कि उसको कहने वाला कौन व्यक्ति है। उसको इस प्रकार स्वीकार कीजिए कि अगर वो तर्क के हिसाब से हमें समझने के लिए मजबूर करता है। विज्ञान मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिस्थितियों में किए गए, समान मानदंडों के आधार पर किए गई चीज़ें अगर हम एक बार बार करेंगे तो एक समान ही परिणाम आएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर थी, जिसके कारण लोगों के अंदर, उस शिक्षा व्यवस्था से निकले हुए लोगों के अंदर एक स्वाभाविक चेतना थी कि वो तार्किक बातों को स्वीकार करें, वैज्ञानिक बातों को स्वीकार करें। अर्थात लोगों को केवल धर्म ये कहता है इसलिए हम मान लें, ऐसा नहीं था कि आप ये बताएंगे जब कि धर्म इसलिए ये कहता है या इसके पीछे ये तर्क है, इसके पीछे ये विज्ञान है, तो ही उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। इसका मतलब है कि पुनर्जागरण के लिए एक बेस इस शिक्षा व्यवस्था ने पैदा कर रखा था, और जैसे ही नवाचारी व्यवस्थाएं शुरू हुई तो लोगों का भरपूर समर्थन उनको मिलना शुरू हुआ। विद्वानों का आश्रय स्थल था इटली। हम जानते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, और उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे यूनानी विद्वान, लेखक, कलाकार, उन्होंने इटली के शहरों को अपना नवीन आश्रय स्थल बनाया, और वो अपने साथ आते समय अनेक पुस्तकों की पांडुलिपियाँ, अनेक कलाकृतियों को भी अपने साथ लेके आए थे, और वहाँ आकर उन्होंने उसी विधा को वहाँ पर जारी रखने का प्रयास किया। चित्रकार ने वहाँ पे चित्रकारी करने का प्रयास किया, एक संगीतज्ञ ने वहाँ पर संगीत प्रदान करने की कोशिश की, एक साहित्यकार ने वहाँ पुस्तकें लिखने की कोशिश की, एक विद्वान ने वहाँ पर शैक्षिक या वैचारिक योगदान देने का प्रयास किया। चूँकि वहाँ का जो वातावरण था वो पहले से ही इन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका था, अनेक कारणों से। एक ऐसा व्यापारिक वर्ग तैयार हो चुका था जो इन चीज़ों के ऊपर खर्चा कर सकता था, कलाकारों को आश्रय दे सकता था, उन्हें रोजी रोटी दे सकता था। तो उन्होंने उन विद्वानों को, उन कलाकारों को आश्रय स्थल बना, और उन्होंने अपने नवाचारी विचारों का वहाँ पर प्रचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ हुआ। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इटली का जो वातावरण था वो इस प्रकार का था कि वो जो नवाचारी विचारों को स्वीकार करने के लिए एक बेस के रूप में तैयार था, और जैसे ही इस प्रकार के विचार आने प्रारंभ हुए, उन्होंने उसे बहुत ही प्रभावी ढंग से अपने जीवन में उतारना प्रारंभ किया, और वही पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। अगले टॉपिक में हम पुनर्जागरण की और कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आज का टॉपिक आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। धन्यवाद।